5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश के दिन को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। तो देखिए, पहली अच्छी खबर किसान भाई लोगों के लिए आ रही है। सरकार ने ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर 170 नई बीज श्रेणियां लॉन्च की हैं, जिससे कि किसानों के लिए बीज की कुशल खरीद को बढ़ावा मिलेगा। और इस बढ़ोतरी के साथ ही अब GEM पोर्टल पर लगभग 8000 बीज की किस्में उपलब्ध हो चुकी हैं, जिन्हें किसान भाई लोग खरीद सकते हैं। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश के एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत से पेट्रोल, चीनी समेत कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा है। पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी रिपोर्ट देखिए आप। बीते महीने अक्टूबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी अच्छा उछाल में रहा। मजबूत मांग के बीच PMI 57.5 पर पहुंचा और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि की रफ्तार में सुधार हुआ है। PMI के ये आंकड़े जारी हुए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए। सेबी ने वर्चुअल ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से निवेशकों को सतर्क किया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि अनऑथोराइज्ड स्कीम में निवेशकों का पार्टिसिपेशन उनके अपने रिस्क पर होगा। ऐसी स्कीम में इन्वेस्टर के पर्सनल और गोपनीय डेटा की भी शेयरिंग होती है और ऐसी स्कीम और प्लेटफॉर्म सेबी के पास रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। तो अगर आप भी मार्केट में निवेश करते हैं तो जो सेबी ऑथोराइज्ड ब्रोकर हैं या जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उन्हीं के जरिए निवेश करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। वैसे सेबी ने एक और फैसला लिया है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां अब विदेशी फंड में भी निवेश कर पाएंगी। जो हम SIP म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं, तो कंपनियां अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश में भी कर पाएंगी। सेबी की तरफ से ये भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए एक शर्त होगी कि कुल निवेश का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए विदेशी फंड में निवेश, ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए कुछ राज्यों में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। देखिए, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदली। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को मतदान होगा। इन 3 राज्यों की 14 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग की तरफ से यह बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग का कहना कि आने वाले त्योहारों की वजह से ये नया शेड्यूल जारी किया है। उपचुनाव का ये पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 13 और 20 नवंबर को इन राज्यों में वोटिंग होगी और रिजल्ट सभी के 23 नवंबर को आएंगे। वहीं दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 14 नवंबर को MCD की सदन की बैठक भी बुलाई गई है और फिलहाल तय शेड्यूल के मुताबिक MCD के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे चुनाव होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई पर एक रिपोर्ट देखिए। साबुन, तेल और बिस्किट, इस तरह की रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि मार्जिन घटने से FMCG कंपनियां परेशान हैं और ये कंपनियां इन प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि पाम ऑयल, कॉफी और कोको जैसे उत्पादों के लिए कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं और इसलिए आने वाले समय में इन कई सारे रोजमर्रा के घरेलू सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुई हिंसा पर निंदा की और अपराधियों पर मुकदमा चलाने की भी मांग की है। और PM मोदी ने भी कनाडा हिंदू मंदिर हमले पर पहली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से कमजोर नहीं होगा हमारा संकल्प। अभी दोस्तों, कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तानी चरमपंथियों ने ऐसे समय में निशाना बनाया है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ा हुआ है। वहीं खबर है, आने वाले 13 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। 13 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे और यहाँ नए एम्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे और इसके निर्माण के लिए 1264 करोड़ की लागत राशि भी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी मंजूर कर दी है। तो टोटल 13 और 15 नवंबर को बिहार का दौरा होगा PM मोदी का। इस दौरान एम्स का शिलान्यास करने के साथ ही जुमई में भगवान बिरसा की 150वीं जयंती समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं कल PM मोदी ने झारखंड का भी दौरा किया और यहाँ चुनावी जनसभाओं में भ्रष्टाचार पर बोले प्रधानमंत्री। उन्होंने झारखंड के CM हेमंत सोरेन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन JMM राजद कांग्रेस को परिवारवादी कहा। झारखंड में PM मोदी ने आदिवासियों को साधने के लिए सोरेन परिवार का नाम नहीं दिया, घुसपैठ और रोटी बेटी माटी पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, अगली एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए। उत्तराखंड में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बस हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। टोटल 42 लोग सवार थे। मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। उत्तराखंड तो पहाड़ी इलाका, तो यहाँ बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं सड़कों के जस्ट किनारे ही। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कल सुबह तकरीबन 8 बजे यह हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। PM नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और मृतकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और एक बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश के आगरा में देखिए। एयरफोर्स का MiG-29 विमान भी क्रैश हो गया। ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी और गिरते ही आग लग गई। हालांकि अच्छी बात ये रही दोस्तों कि इस विमान के क्रैश होने से पहले ही इसके जो पायलट थे सभी के सभी इजेक्ट हो गए, पैराशूट से नीचे कूद गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक बड़ी खबर देखिए। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से भी 10 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा भूकंप आए, कई घरों पर आग के गोले तक गिरे, 10,000 लोगों पर असर पड़ा। इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोट्स में यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ये तो अच्छी बात है कि हमारे इधर तो इस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि आखिरकार 87 दिन बाद संजय पर आरोप तय हुए। हालांकि अभी भी आरोपी संजय का तो यही कहना है कि ममता सरकार मुझे फंसा रही है, मुझे मुंह बंद रखने को कहा गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की शियालहद कोर्ट ने कोलकाता के RG कर कॉलेज मामले में अभी तक की जांच के मुताबिक
मुताबिक संजय राउत के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और 11 नवंबर से इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। और दोस्तों आपको एक बड़ी सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए गुजरात में ये घटना हुई, मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की जान चली गई। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। हुआ कुछ यूं कि ये बच्चे कार में खेल रहे थे और खेलते वक्त कार का गेट लॉक हो गया और बंद कार थी तो बच्चों की दम घुटने से जान चली गई। अक्सर कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और ये लापरवाही सरासर परिवार वालों की है, क्योंकि बच्चों को कभी कार में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर बच्चे कार में खेल रहे हैं तो कार के गेट कांच जो है शीशे वो नीचे होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए, ताकि अगर कार लॉक भी हो जाए तो बच्चों का दम ना घुटे। समझ रहे हो? मतलब जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी लापरवाहियां बहुत बड़ा नुकसान कर जाती हैं, जिनकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाते हैं। मिलता है तो सिर्फ पछतावा। इसलिए हमेशा हमें बच्चों को लेकर स्पेशल अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए क्या। तो पहले इन बातों का अगर ध्यान रखें तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पराली जलाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पिछले 10 दिनों का आंकड़े देने के भी आदेश दिए हैं। 14 नवंबर को दस्तावेज जमा होंगे इस मामले में। और दिल्ली में भी जो प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया दिवाली बाद, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि दिल्ली में पटाखे क्यों चले हैं, जबकि पटाखों पर तो बैन था। सरकार और पुलिस एक सप्ताह में बताएं कि पटाखों पर बैन क्यों नहीं रहा। अगली दिवाली के लिए सरकार का क्या प्लान है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल किए दिल्ली सरकार से। देखते हैं अब दिल्ली सरकार इन पर क्या जवाब पेश करती है। फिलहाल देखिए अगली खबर। किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा है कि शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा रही। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। डल्लेवाल बोले कि भूख हड़ताल शुरू करूंगा। ये अभी भी किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं किसान भाई लोग और इसलिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तकरीबन फरवरी महीने से ही किसान भाई लोग बैठे हैं। ये बॉर्डर अभी भी बंद है। ये किसानों की मांगों की जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के थानों में मंदिर निर्माण पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, कहा कि किसके आदेश पर थानों में मंदिर बन रहे हैं। सीएस और डीजीपी को भी नोटिस जारी किया। वहीं देखिए दोस्तों एक अनोखी घटना। एमपी के शहडोल में जन्मे 2 शरीर दिल एक वाले जुड़वा बच्चे हैं। मां बोली की शादी के 6 साल बाद हुए, फिर भी ऐसी संतानें हुई। डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख बच्चों में ऐसा एक केस आता है जब बच्चे चिपके हुए पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई बच्चे ऐसे होते हैं। इन बच्चों के पैर 4 हैं, सिर भी 2 हैं, पेट से दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ लेकिन बच्चे पूरे परिपक्व नहीं हो पाए, इस तरह से इनकी बॉडी चिपक गई। एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ये मामला सामने आया। दरअसल जब मां के गर्भ में बच्चे जुड़वा होते हैं तो यूजुअली इस तरह के 5 केस हो सकते हैं। ये एक तरह का भ्रूण में डिसऑर्डर हो जाता है, इस वजह से बच्चे पूरे अलग होकर परिपक्व नहीं हो पाते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय लोगों को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीयों को नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा है, जबकि दुनिया में सेना से ज्यादा रेस्टोरेंट के वेटर भरोसेमंद माने जाते हैं। ग्लोबल ट्रस्ट वर्दी इंडेक्स 2024 की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में डॉक्टर्स, टीचर्स पर आधे से भी ज्यादा लोगों को भरोसा है, जबकि दुनिया भर के लोगों को अपनी सेना से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट के वेटर पर भरोसा होता है। मतलब देखिए आप लोगों की साइकोलॉजी की रिपोर्ट सामने आई है। और नेताओं मंत्रियों की बात करें तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय लोगों को इन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ये सर्वे के कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खेल जगत से जुड़ी अगली खबर देखिए। भारतीय विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने संन्यास का ऐलान किया। बोले कि ये रणजी सीजन मेरा आखिरी सीजन होगा। भारत के लिए इन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले हैं। वहीं खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को भी 2 विकेट से हराया। वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले ही सत्र में हंगामा हुआ। पीडीपी विधायक ने 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और भाजपा विधायकों ने इसका विरोध भी किया। और खबर है कि सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए। माइकल देवव्रत पात्रा की जगह अब नई नियुक्ति होगी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत हुई। फ्रांस को 2 सालों के लिए मिलेगी इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के वर्तमान अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने में लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतिगत निर्णय लेकर देश के तमाम क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम किया है। और अभी फिलहाल इस बैठक में फ्रांस से अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष चुना गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। आने वाले छठ पूजा त्योहार में शामिल होंगे 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग। 96 घंटे में होगा 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार। केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। इस वर्ष छठ पूजा छठ महापर्व पर भी देश भर में लगभग 12,000 करोड़ का व्यापार होने की संभावना है। और वहीं घूमने फिरने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। थाईलैंड जाने की सोच रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी। थाईलैंड देश ने अनिश्चित काल के लिए मुफ्त वीजा की नीति को आगे बढ़ा दिया। वैसे तो अभी थाईलैंड में मुफ्त वीजा यानी फ्री वीजा नीति 11 नवंबर 2024 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन थाईलैंड ने अपने पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और अभी आप थाईलैंड में आगे भी बिना वीजा के घूमने फिरने जा सकेंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन।
अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का और हम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तो मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्रों में मौसम के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। पता चला कि हीट वेव ज्यादा बारिश होने का कारण है। इस साल आपको पता होगा वर्षा ऋतु में भी अच्छी खासी बारिश हुई, कई जगहों पर बाढ़ भी आई। तो इन सब के पीछे हीट वेव जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। झारखंड में ठंड ने दी दस्तक, कोहरा छाना भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में 9 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल भी। उत्तराखंड में भी चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। 10 जिलों में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। तो कुछ इन राज्यों में हल्की फुल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना 1300 रुपए गिरकर 81,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी में भी 4600 रुपए की तगड़ी गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट 94,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने के मुकाबले भी चांदी में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। निवेशकों के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल के मुताबिक अभी चांदी 40% से भी ज्यादा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, है ना। और चलिए मार्केट के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। शेयर बाजार में तो आजकल हाहाकार सा मचा हुआ है। 1400 अंकों की गिरावट ने निवेशकों की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। कल भी मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़का, निफ्टी भी गिरा। भारत के टॉप 30 कंपनियों में से 25 में शेयरों में गिरावट देखी गई। कुछ कंपनियों के नतीजे भी जारी हुए हैं। IRCTC के Q2 के रिजल्ट देखिए। सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। IRCTC का मुनाफा दूसरी तिमाही में लगभग 4.5% बढ़ा। 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई कंपनी को रेवेन्यू भी 7% बढ़ा। तो इसके स्टॉक पर जरूर आप नजर रखें। और बाकी शेयर बाजार घरेलू निवेशकों के हवाले हैं अभी, क्योंकि FPI ने तो ऑलरेडी अक्टूबर में ही 54,000 करोड़ निकाले हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट पर भी BSE मेंबर रमेश दमानी का कहना है कि FIIs की सिर्फ 1% बिकवाली से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल इंफ्रा और वैक्सीन से जुड़ी फार्मा कंपनियों में पैसे बनेंगे लोगों के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। निवेशकों के लिहाज से कुछ और अपडेट देखिए आप। रिलायंस जियो कंपनी भी 2025 में अपना IPO लाएगी, तो इसमें भी आप निवेश कर पाएंगे, क्योंकि जियो का मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो के 47 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है। और खबर है कि IRFC का भी दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 1613 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू भी 2% बढ़ा है। इसके शेयर ने पिछले एक साल में 110% तक का रिटर्न दिया। और देखिए एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 8% नीचे 426 पर लिस्ट हुआ। वहीं एक और IPO भी आज से ओपन होने जा रहा, सेजिलिटी इंडिया का, जिसमें आप 7 नवंबर तक निवेश कर पाएंगे। मिनिमम 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का IPO भी 7 नवंबर को ओपन होगा, जिसमें आप 11 नवंबर तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,800 का। ठीक है, और वहीं खबर है कि SBI म्यूचुअल फंड ने भी 10 लाख करोड़ का AUM पार कर लिया। मतलब टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ का हो चुका है। और देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया भी 84.11 के निचले स्तर पर आया। लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट ही इसके पीछे कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिरा है और इससे इंपोर्ट थोड़ा महंगा होगा। ओके, तो ये तो कुछ फाइनेंस और मार्केट से जुड़े अपडेट्स रहे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से दोस्तों। कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की DGP का भी ट्रांसफर किया। विपक्ष की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया। वही खबर है उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के 1096 प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची रद्द हुई। लोक सेवा अभिकरण की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दिल्ली वासियों के लिए एक गुड न्यूज आई। 15 दिन में 90,000 राशन कार्ड बनाएगी दिल्ली सरकार। छुट्टी के मौके पर भी कार्यालय खुले रहेंगे। 19 नवंबर तक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया। वहीं खबर देखिए झारखंड के गढ़वा में PM नरेंद्र मोदी ने 21 लाख नए घर बनाने का भी वादा किया अपनी चुनावी रैली के संबोधन के दौरान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया। 183 करोड़ रुपए का DBT के माध्यम से भुगतान किया। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से किसान भाई लोगों को भुगतान किया गया। और देखिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भी सभी विभागों की समीक्षा बैठक हुई। अब तक 81,418 शिकायतें मिल चुकी हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ संबंधित शिकायतों और विभागों को लेकर ये समीक्षा बैठक बुलाई। और वही खबर है दोस्तों IFFI के 55वें संस्करण में एक नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई। 5 उत्कृष्ट नवोदित फिल्में भी इसमें शामिल हुई हैं। ये फिल्में कौन कौन सी हैं देख सकते हैं आप इन फिल्मों के नाम भी। और देखिए खबर अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए NTPC और ONGC कंपनी मिलकर बनाएगी संयुक्त उद्यम कंपनी। वहीं खबर है भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास भी विनबेक्स नाम से अंबाला में शुरू हुआ। ये 23 नवंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों की सेनाएं अपना सैन्य अभ्यास करेगी। और खबर देखिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास यानी कि नई इंडियन एम्बेसी के कार्यालय का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया में है ये ब्रिस्बेन। रेलवे से खबर है दोस्तों 1334 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत पुनर्विकास हो चुका है। और अभी त्योहारी सीजन में 2 से 8 नवंबर तक अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही है देश भर में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। अभी छठ पर्व के मौके पर भी रेलवे ने आज भी 185 विशेष ट्रेनें चलाई, जिनमें दिल्ली से भी 25 त्योहार विशेष ट्रेनें शामिल हैं। और रेल मंत्री अश्विनी
अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक और बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 सालों में नई प्रौद्योगिकियों से यानी नई टेक्नोलॉजी से आपकी रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं खबर है कि भारत और अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, जीके क्वेश्चन के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। कोलिंस डिक्शनरी ने एल्बम शीर्षक BRAT ब्रेट को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया। वैसे ब्रेट का मतलब होता है एक बच्चा, जो बिगड़ेल या असभ्य बच्चा होता है ना, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं खबर आ रही दोस्तों कि आने वाले 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो। और खबर है कि इटारू ओटानी को इंडिया यामा मोटर का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चलिए यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। अब सिर्फ 3 साल में ट्रांसफर का अवसर मिलेगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, खास करके शिक्षकों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह नया नियम लागू कर दिया है। अब 5 सालों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल 3 सालों की सेवा के बाद ही शिक्षक जो है अपना स्थानांतरण कर पाएंगे, मतलब ट्रांसफर करा पाएंगे, है ना। वहीं यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, बिना नॉमिनी के भी हो सकेगा ग्रेच्युटी का भुगतान। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की बिना नॉमिनी के भी अब ग्रेच्युटी का भुगतान हो पाएगा। ठीक है, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा लखनऊ समेत 10 शहरों में बाल संरक्षण गृह भी खोले जाएंगे बच्चों की देखभाल के लिए। दूसरे राज्यों में पंजीकृत सोसाइटी न्यास भी स्थापित कर सकेंगे निजी विश्वविद्यालय, और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब 3 साल में तबादला मिल पाएगा। वहीं PSF और PCU लोन के लिए भी सरकारी गारंटी योजना को मंजूरी मिल चुकी है, और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड की गारंटी दी गई है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। एक और फैसला यह रहा, PPP मॉडल पर विकसित होंगे ये ऐतिहासिक स्थल। हेरिटेज इकाइयों के विकास को भी मंजूरी मिली है। कौन कौन से स्थलों को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर है कि यूपी में लखनऊ के अवध बस डिपो समेत प्रदेश के 15 बस डिपो भी अब निजी हाथों में होंगे, यानी इन बस डिपो का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और टेंडर जारी करने के लिए आवंटन भी कर दिया है। यूपी के 15 बस डिपो जो है अब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से डिपो का प्राइवेट किया गया देख सकते हैं आप जानकारी भी। इसके अलावा दोस्तों यूपी में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक नई पहल की है। FDI पॉलिसी में भी एक संशोधन किया है, जिससे कि क्या कि बाहर की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है उत्तर प्रदेश में अब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी, अपने प्लांट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल पाएगी, है ना। तो ये तो कुछ बड़े प्रमुख फैसले रहे, और भी यूपी कैबिनेट में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ठीक है, डिटेल जानकारी मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। तो देखिए आप, टेक ईगल कंपनी ने 8 राज्यों में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप की है। दवा टीके की डिलीवरी के लिए ड्रोन हब भी लॉन्च किया गया है। वहीं 2000 रुपए के नोटों पर RBI द्वारा आंकड़ा जारी किया गया। 98% नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं। 6970 करोड़ रुपए के नोट अभी भी लोगों की जेब में है। वहीं देखिए ई-कॉमर्स कंपनियों ने त्योहारी सीजन में अच्छी खासी कमाई की। रिपोर्ट आ रही कि अमेजोन की सेल में इस बार 140 करोड़ ग्राहक आए। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इनमें भी 85% लोग मेट्रो शहरों से बाहर के हैं। मतलब देखा जाए दोस्तों तो छोटे शहर और गाँव के लोग भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स कंपनियों ने 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। अभी जो दिवाली धनतेरस के मौके पर अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह जो आई थी ना, इसमें अच्छी खासी कमाई हुई है। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए, टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के स्टेटस चेक करने और खाने तक सब कुछ अब आप रेलवे के एक ही मोबाइल ऐप से कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से एक सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये सुपर ऐप दिसंबर 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा, यानी 2025 से ही आप इसका फायदा पूरा ले पाएंगे। इस ऐप के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग करना हो, या प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की जानकारी प्राप्त करनी हो, या रेलवे में खाने का मेन्यू देखना हो, सब कुछ आपको ऑल इन वन ऐप पर मिल जाएगा। रेलवे इस तरह का सुपर ऐप ला रहा है, जिनमें आप ट्रेनों को ट्रैकिंग भी कर पाएंगे, और रेलवे से जुड़ी कोई शिकायत भी है दोस्तों तो भी आप उसी ऐप के माध्यम से कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए अगला अपडेट, ICC ने अगले 5 सालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। 2027 में पहली बार खेला जाएगा ये टूर्नामेंट भी। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से घोषणा की गई है कि साल 2025 में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत भी होगी। उसके बाद 2026 में भी ICC महिला T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वहीं खबर है कर्नाटक में वक्फ संपत्ति विवाद मामले में भाजपा ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया, कहा कि कांग्रेस कर रही है भूमि जिहाद। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में 48,593 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 3,170 ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। दिसंबर महीने में तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से आयोजित बैठक में ये कुछ प्लान बनाया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में शिक्षक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। साल 2022 की भर्ती में नियुक्त कार्मिकों के स्थायीकरण यानी उनके नियमितीकरण की मांग उठाई। राजस्थान के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में हर महीने 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, और इस योजना से फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट है 30 नवंबर। तब तक आप जुड़ सकते हैं। छात्रों के लिए अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ये नई पहल की गई है। इस योजना का पोर्टल कौन सा है देख सकते हैं आप, इसके बारे में जानकारी भी ज्यादा डिटेल आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि महाकुंभ 2025 में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग एंटी सनातनी है, हिंदुओं को ही दुकान अलॉटमेंट पर संतों की
मांग का समर्थन भी किया इन्होंने। और खबर देखिए दोस्तों, अभी आने वाले छठ महापर्व के चलते हवाई कंपनियों ने अपने टिकट किराए में भी बढ़ोतरी कर दी है। 6000 की फ्लाइट टिकट अभी 18 से 20,000 रुपए में मिल रही है। छत्तीसगढ़ से पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई जाना सबसे महंगा हो रहा है, क्योंकि ट्रेनों में भी लोगों को कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। और एक अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में धमतरी जगदलपुर मार्ग 4 लेन बनाया जाएगा। 12,000 करोड़ में बिछेगा सड़कों का नया जाल, कनेक्टिविटी और मजबूत होगी इससे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वकीलों की हड़ताल देखने को मिली। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी वकीलों ने पुतला फूंका। गाजियाबाद के जिला जज को बर्खास्त करने की भी मांग की। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का जो मामला था 29 अक्टूबर को, वो मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है और ये वजह कि वकीलों ने हड़ताल की। और खबर देखिए आप, यूपी लखनऊ में अहाना ग्रीन्स के फ्लैटों के दाम बढ़ेंगे, 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं रेट। और खबर है यूपी अयोध्या में भी गन्ना पेराई सत्र 16 नवंबर से शुरू होगा। केएम शुगर मिल मसौदा में 17 और अकबरपुर चीनी मिल में 18 नवंबर से गन्ना की पेराई शुरू होगी। और बड़ी खबर आ रही, बिहार में भी देखिए 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि 4,000 तो फर्जी मिले, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, और 80% को सीटेट में 60% से भी कम नंबर आए हैं। 20% के सर्टिफिकेट भी फेक हैं। तो ये जो काफी शिक्षकों की भर्ती हुई, इनमें लगभग सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ये गड़बड़ियां सामने आई है। हो सकता है अब इन शिक्षकों की नौकरी वापस छीनी जा सकती है। वहीं खबर देखिए, बिहार पटना में 100 घाट, 45 पार्क और 63 तालाबों में होगा छठ महापर्व। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं इसकी। 7 और 8 नवंबर को जेपी सेतु भी बंद रहेगा। ये देख सकते हैं आप तैयारियों की कुछ तस्वीरें भी। छठ महापर्व के चलते बिहार के कई शहरों में 5 से 8 नवंबर तक भारी वाहन भी नहीं चलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार का नया प्लान, हर सड़क मिनिमम 18 फीट चौड़ी होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को पहला टास्क दिया और कहा कि 2 साल का समय है, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवारों के घरों के बाहर धरना दिया गया। 26 टोल फ्री कराए गए। डिम्पी ढिल्लों के घर आज से शुरू होगा प्रदर्शन। पंजाब में धान की लिफ्टिंग और डीएपी की कमी के मुद्दे पर किसान भाई लोगों ने यह फिर से विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी प्रदूषण पर रिपोर्ट आ रही है कि 20 शहरों का AQI अभी भी 300 के पार है। पंजाब में 9 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं खबर है, चंडीगढ़ में बनेगा इंटरनेशनल जिम्नेजियम हॉल, खेल विभाग से मंजूरी मिली, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी हो सकेंगे। रेल विकास पर और एक बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, 3 घंटे में मुंबई से गुजरात अहमदाबाद का सफर कर पाएंगे आप। बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से जारी है। 12 पुलों का तो निर्माण भी पूरा हो चुका है। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक टोटल 508 किलोमीटर के सफर में नदियों पर भी 20 ब्रिज बनाए गए हैं। ये कुछ ड्रोन फुटेज का वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने जा रही है। उम्मीद है 2025-26 तक ये ट्रेन सेवा शुरू भी हो जाएगी। वहीं केंद्र सरकार का एक और प्लान देखिए आप, 10 साल में 13 गुना बढ़ा शहरी विकास पर खर्च। अब राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। दरअसल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल उसकी नई योजना लाने की कोई प्लानिंग नहीं है। मंत्रालय अभी मौजूदा कार्यक्रमों पर ही फोकस बढ़ा रहा है। तो फिलहाल की जो रनिंग परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट पूरी हो जाए, उसके बाद केंद्र सरकार कुछ नई योजनाएं लाएगी। वहीं खबर देखिए, उड़ान के समय इंटरनेट कब इस्तेमाल कर सकेंगे, सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल हवाई यात्रियों के लिए हवाई सफर के दौरान इंटरनेट यूज करने को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए हैं, जिनमें कहा गया है कि उड़ान के दौरान यात्रियों को 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति होगी। यानी उसके बाद मोबाइल फोन आप लैपटॉप, टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से हवाई यात्रियों के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और खबर है, हरियाणा में राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार योजना के लिए भी 27 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। और वहीं खबर देखिए, जम्मू वासियों के लिए एक अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना कि 3 सिद्धांतों पर काम कर रही है मेरी सरकार। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी जम्मू वासियों को जल्द ही। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा जल्द ही। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 592 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 17 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं केट परीक्षा के लिए भी आज प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। 24 नवंबर को एग्जाम होगा। हरियाणा में भी 10 नवंबर से CET एग्जाम के लिए आवेदन शुरू होंगे और दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme GT7 Pro 26 नवंबर को लॉन्च होगा। इसमें आपको 12 GB रैम, 6500 mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है। अनुमानित कीमत 20,000 रुपए तक हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड अगर राष्ट्रपति बने तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा हो सकता है। वे हिटलर के समर्थक हैं। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, सिंह राशि के लोग अपनी कार्य क्षमता के अनुसार काम करें। कन्या राशि के लोगों को परिवार की मदद मिल सकती है। कर्क राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे। तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए।